हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। इन टुडेज पॉडकास्ट विद रजत उपाध्याय विल टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। हम बातें करेंगे देश और दुनिया की। क्यों आपको पॉलिटिक्स जानना जरूरी है? दिल्ली में क्या हो रहा है? फॉरेन में पॉलिटिक्स कैसी होती है? क्या मीडिया एक अहम रोल प्ले करती है? क्या मीडिया बायस्ड होती है? What is the role of power? What is the role of money? And many more. So plug in your earphones and enjoy Exploring Minds with Rajat Upadhyay. Hello Rajat, please introduce yourself to the audience. Hi everyone, my name is Rajat Upadhyay and I'm a second year student pursuing engineering in JCRC Foundation and I'm a senior of Ankit and that's how we know each other. To let you know कि इनकी पॉलिटिक्स में कुछ खास ही ज्यादा रुचि है, तो आज का पॉडकास्ट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द रहेगा. सो ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि पॉलिटिशियंस पे किस हद तक भरोसा किया जा सकता है? बिकॉज यू नो इट्स अ 5 year प्लान. इट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट दैट यू नो इट कैन नॉट बी चेंज्ड एवरी डे. तो आपको सोच समझ के और बहुत सारी चीजों को कंसिडर करके यू हैव टू चूज. तो पॉलिटिशियंस पे किस हद तक भरोसा किया जा सकता है? तो पॉलिटिशियंस पे भरोसा तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी. रीजन बीइंग कि पॉलिटिक्स की पहले डेफिनेशन समझते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में. तो हर जगह पावर सेंटर्स होते हैं. Okay. अपने स्कूल में भी पावर सेंटर है जो प्रिंसिपल होता है. अपने डिपार्टमेंट्स में एचओडीज पावर सेंटर्स होते हैं. तो पॉलिटिक्स इज ट्राइंग टू बिकम दैट पावर सेंटर और यूजिंग दैट पावर सेंटर फॉर योर ओन बेनिफिट. Okay. तो अपन ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी. तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि अपन जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट एंड देयर इज आल्सो अ बाय प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म. सो पॉलिटिक्स के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पॉलिटिशियन का प्रॉफिट होता है एंड द बाय प्रोडक्ट इज विकास. अगर हो जाए तो हो जाए, Okay. और अगर नहीं हो तो भी चलेगा. Okay. Okay. क्योंकि देयर हैव बीन न्यूमरस गवर्नमेंट्स जिन्होंने विकास किया, जिन्होंने डेवलपमेंट किया, बट उनको रीइलेक्ट नहीं किया पब्लिक ने क्योंकि उनकी हवा नहीं थी. Mm-hmm. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि उनपे कितना विश्वास किया जा सकता है, तो वो आपके ऑब्वियसली लीडर्स हैं, यू इलेक्ट देम. तो विश्वास मत करो, पर उन्होंने जो बोला है उसके लिए उनको अकाउंटेबल ठहराओ, उनसे सवाल पूछो. सो यू टोल्ड कि ये पावर सेंटर्स है, बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स. Yeah. ठीक है, तो इसमें एक ये क्वेश्चन है कि पॉलिटिशियंस ऑफन से कि दे वांट टू सर्व पीपल. ओके, पावर इज ओनली अ बेटर मींस टू डू दैट. तो इसमें कितनी सच्चाई है? व्हाट डू यू थिंक? पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये जनसेवा है. ओके. और जो पॉलिटिक्स के बाहर लोग हैं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, वो बोलते हैं कि ये स्वयं सेवा है. ओके, इलाबोरेट ऑन दैट. अभी स्वयं सेवा क्या होती है कि अभी आप पॉलिटिशियंस, अभी रिसेंटली शायद कल या परसों की न्यूज है, राजस्थान पत्रिका के अंदर सेकंड पेज पे निकला था कि देश के अंदर एमएलए जो हैं वो कितने करोड़पति हैं और कितने लखपति हैं. यू रेयरली सी कि कोई मिडिल क्लास बंदा चुनाव लड़ रहा है और वो जीत रहा है. आप देखते हो ज्यादातर इंडिया के अंदर डायनेस्टिक रूल चलता है कि अगर उसका बाप एमएलए था, उसके दादा एमएलए थे, तो बच्चा भी एमएलए बन रहा है, एमपी का चुनाव लड़ रहा है या फिर लड़ सकता है. इवन चुनाव लड़ने के लिए यू हैव टू हैव अ गुड बैकग्राउंड, क्योंकि वरना सामने वाला आपको इंटिमिडेट कर देगा और आपको बैक ऑफ करना ही पड़ेगा. क्योंकि लोग कहते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, बहुत फ्रीडम है, बट द एंड ऑफ द डे आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए. अगर आप चुनाव लड़ रहे हो इंडिया में एंड आप किसी सिटिंग एमपी के अगेंस्ट उसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े होकर बोल दो कि इसको इलेक्ट मत करना, इसने ये काम नहीं किया, तो नेक्स्ट डे आपके घर पे जरूर आएगा. ओके. तो मैं भी पढ़ रहा था तो देखा कि मतलब कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो कोई सी भी बड़ी पार्टीज हो, सब में मतलब कि ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं, मतलब हर लेवल पे, जिनके क्राइम रिकॉर्ड्स होते हैं. तो व्हाई इज इट सो? आई गेस अब ये तब भी कम हुआ है एंड ये जैसे जैसे हम लोग टाइम के साथ ही कम होगा, क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है, सोसाइटी थोड़ी मेच्योर होती है. अब यूएसए को आप देखेंगे और उसको हमसे कंपेयर करेंगे, सो इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी. 1776 में यूएसए इंडिपेंडेंट हुआ था. तो उसके बाद से अगर आप अभी देखो तो 83 ऑलमोस्ट आई गेस 227 ईयर्स हो गए हैं. Okay. तो उनको 227 साल लगे हैं इस स्टेज पे पहुंचने के लिए, जहां पे उनकी जनता काफी सारे फैक्टर्स देखती है इलेक्ट करने से पहले. अभी हमको डेमोक्रेसी बने हुए से बहुत सिर्फ शायद 76 ईयर्स हुए हैं. तो काफी यंग डेमोक्रेसी है इंडिया. एंड जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे लोग ये सब फैक्टर्स, जो एमपी का बैकग्राउंड है वो चेक करेंगे वोट डालने से पहले, एमपी के प्लान्स क्या है वो चेक करेंगे. अभी क्या होता है
ये बीजेपी का है, इसको वोट डाल दो, ये कांग्रेस का है, हमारी पार्टी कांग्रेस को वोट डालती है इसलिए हम इस पे वोट डाल देंगे। तो ये जो फैमिली की जो प्रथा चली आ रही है ये कम होगी जैसे जैसे जनरेशंस आगे बढ़ेंगे, ये टाइम के साथ कम होगा। तो मतलब इसमें पीयर प्रेशर भी मैटर करता है क्या? पीयर प्रेशर तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ डेफिनेटली जो लोग पॉलिटिक्स के से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं और उनको वोट डालने के लिए आप कह दो तो वो जनरली आप मतलब ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है कि वो वही वोट डालेगा जो उसके आसपास के लोग बोल रहे होंगे। अगर जैसे कोई लेडी है रूरल एरिया में एंड उसका पति या उसके ससुर जो उसको बोल रहा है वो वही करके आएगी, क्योंकि उसको इतना क्या बोलते हैं पॉलिटिकली उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिला हुआ। Okay. तो वो आसपास के लोगों की बात सुनेगी या फिर जो उसका पति कहेगा वो डाल के आएगी, इवन दो उसके पति को नहीं पता कि वो वही वो डाल के आ रही है या नहीं डाल के आ रही, बट वो ऑब्वियसली पतिव्रता स्त्री। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक कि इंटरनेशनल वोटर्स जो है दे आर मोर मैच्योर्ड देन आवर नेशनल वोटर्स? I won't say they're mature, but yeah, the percentage of people who check a number of things before voting is definitely more than India. ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप ये बताओ कि जैसे कि कई लोग नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डू नॉट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, जैसे कि यू कैन काउंट मी वन ऑफ देम। ओके, सो उनको पॉलिटिक्स के बारे में क्यों जानना चाहिए? देखो, जो लोग न्यू दिल्ली में बैठे हैं, जो लोग राजस्थान में सेक्रेटरीट में बैठे हैं, दे आर डिसाइडिंग फॉर यू। दे आर डिसाइडिंग कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, तुम्हें ये ब्रिज मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें ये तुम्हारी सड़क पक्की होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जो नालियां हैं वो साफ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे को अगर अमेरिका जाना है तो अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए, ये सब डिसाइड कर रहा है कोई। तो व्हाई नॉट यू शुड हैव अ से इन इट कि तुम क्या करोगे। व्हाई शुड समबडी एल्स डिसाइड इट एंड तुम्हें सिर्फ बता दे कि ऐसा होने वाला है तो तुम देख लो। यू शुड ऑल्सो हैव अ से इन इट कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए। तो मतलब कि ठीक है, आपने कहा वो बहुत सही है, ठीक है, बट ये भी एक कंसिडरेशन है ना कि मतलब कि जब आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हो, लाइक न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, तो आजकल काफी लोग न्यूज़पेपर पढ़ना अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज दे से कि यार अब सुबह सुबह न्यूज़पेपर, जैसे कि पेरेंट्स बोलते हैं कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा करो। लाइक मेरे को बड़े पापा कहते हैं कि न्यूज़पेपर आता है, कम से कम 15-20 मिनट निकाल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। बट ना एक वो भी थॉट रहता है कि यार सुबह सुबह नेगेटिविटी आएगी, यू नो देयर आर सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूज एंड मोस्ट ऑफ इट आपको ऐसा लगता है कि वो फेक ही है। तो डज इट रियली प्रमोट नेगेटिविटी, दिस न्यूज़पेपर, ऑल दिस थिंग्स? देखो, हर टाइप की पॉलिटिक्स होती है, एक नेगेटिव पॉलिटिक्स होती है, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स होती है। इट डिपेंड्स कि एडिटर जो है न्यूज़पेपर का वो कैसे लिख रहा है, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड बट अगेन कि जब आप एक सोसाइटी में रह रहे हो तो यू कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी चेरी ब्लॉसम। There are gonna be days which are rainy and you have to get out of the home and face the rain, face the harsh weather too if you want to see the rainbow. Okay. So आपको नेगेटिविटी के साथ में डील करना आना चाहिए। और मैं ये बताऊं कि पॉलिटिक्स नेगेटिविटी में क्यों जा रही है। तो लोग नेगेटिविटी को वोट दे रहे हैं आजकल, इसलिए उस पे ज्यादा क्या बोलते हैं पॉलिटिशियंस स्ट्रेस करते हैं। नेगेटिविटी को वोट यानी नेगेटिविटी को मतलब एक पॉलिटिशियन दूसरे कम्युनिटी को एक कम्युनिटी अगेंस्ट स्प्रेड कर देगा या फिर उसके अगेंस्ट कुछ बोल देगा, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये तो हमारा बंदा है। ओके, चाहे वो सामने वाले के लिए गलत बोल रहा है तो आपके लिए भी गलत बोल सकता है, बट उनको लगता है कि सामने वाले के लिए गलत बोल रहा है तो मतलब ये हमारा बंदा है, इसको तो हम वोट देंगे। ओके, तो वो इसलिए हमको नेगेटिव लगता है कि यार इसे तो बहुत ही गंदा बोल रहा है। और जो आपस में चलता रहता है उनका स्ट्रगल, उस पे तो अभी क्या ही बोल सकते हैं अपन। तो कैन इट बी कंपेयर टू जो रैप में डिस करते हैं एक दूसरे को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस ये थोड़ा सा ज्यादा मैनर्स वाला होता है। ओके, कोट पैंट टाई पैंट। ओके, सो जैसे कि हम देखते हैं कि हर पॉलिटिशियन जब भी आता है तो दे हैव अ स्लोगन। तो व्हाट डू यू थिंक इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लोगन? स्लोगन्स का और ये आइकन्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इफ यू टॉक अबाउट आइकन्स का इंपॉर्टेंस, तो जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी चल रहा था इंडिया का, उस टाइम पे भारत माता का जो एक तरीके से विवरण किया गया, वो ऐसा नहीं कि भारत माता एग्जिस्टेड फ्रॉम लाइक सेंचुरीज। ओके, वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के पास ही चालू किया गया कि दिस इज आवर मदरलैंड एंड वी हैव टू फाइट फॉर इट। अब मदरलैंड क्या क्या बोलेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि भारत माता एक इमेजिनरी फिगर बनाया कि भारत माता इज समवन जो हमारी माँ है एंड वी हैव टू फाइट फॉर हर। ओके, तो आइकन्स के साथ लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। स्लोगन्स इज वन वे विच थ्रू विच पीपल कैन कनेक्ट विद द पॉलिटिशियंस। जैसे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो लोगों को पहले ये विश्वास दिलाना जरूरी था कि जो उस दिन के दिन थे वो गंदे दिन थे, तो अच्छे दिन आएंगे भी, चाहे आज। एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। और ये पर्सनल नहीं, ये मास कम्युनिकेशन में देखा जाता है कि लोग अगर 100 लोग हैं तो हमें जरूरी नहीं कि 100 के 100 को ही ऐसा हमें क्या बोलते हैं उसको कि हमें उनके दिमाग के साथ खेलना है। 70 भी खेल गए तो हमारा काम चल जाएगा। ऑफ कोर्स।
तो स्लोगन्स इस तरीके से ही बनाए जाते हैं, कई सारे फेल हो जाते हैं और कई बार ये पास हो जाते हैं। एक मेरे को स्लोगन याद आता है, इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ रही थी तो एक जगह है चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। तो चिकमंगलूर से वो चुनाव लड़ रही थी। तो कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया था, अभी तो मैं ये इसमें जा ही नहीं रहा कि मीनिंगफुल कितना होना चाहिए स्लोगन, ओके। बट इंदिरा गांधी के अगेंस्ट सारे के सारे मेल्स खड़े थे। तो कांग्रेस का ये नारा था उस टाइम पे कि 100 शेरनी 1 लंगूर, चिकमंगलूर भैया चिकमंगलूर। तो इतने सेंसलेस भी हो सकते हैं स्लोगन्स, एंड तब भी लीडर्स जीत के आ सकते हैं। अच्छा, जीतते हैं फिर भी? जीतते भी हैं फिर भी, बिकॉज दे आर टारगेटिंग मेल, क्योंकि उनके अगेंस्ट खड़े में। हाँ, एक तो टारगेटिंग हो गई कि 1 शेरनी 100 लंगूर, और ऊपर से लीडर इतना कैरिस्मेटिक भी होना चाहिए। ओके। इंदिरा गांधी शेरनी थी इसलिए उनको बोल सकते थे, आज की कई सारी हैं जिनको आप नहीं बोल सकते, अगर आप उनके दोगे तो शायद फेल भी हो जाए। ओके ओके ओके। तो व्हाई डू पॉलिटिशियंस फेल? पॉलिटिशियंस फेल बिकॉज वो ग्राउंड रियलिटी नहीं जानते। जैसे आज के टाइम होमवर्क नहीं करते। देखो, होमवर्क तो मैं क्या कहूंगा, उनके आसपास के लोग अच्छे नहीं होते। अकबर के बारे में एक चीज है कि अकबर खुद जाता था बाजार के अंदर होलिया बदल के, ताकि उसको पता चल पाए कि जनता के साथ हो क्या रहा है। आज मोदी जी 29-29 स्टेट्स के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब वो हर स्टेट में जाके नहीं देख सकते कि क्या चल रहा है देश के अंदर। वो भेजेंगे अपने से नीचे वाले सेक्रेटरीज को जो आईएएस होते हैं। आईएएस अपने से नीचे एक एक लेटर लेके भेज देंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स आरएएस को बोलेंगी, आरएएस बोलेगा अपने से नीचे तहसीलदार और इन सबको। अब तहसीलदार का काम कर रहा है, इससे मोदी जी का काम आसान हो सकता है अगर तहसीलदार सही काम करे। ओके। बट अगर वही गलत काम करेगा तो फिर मोदी जी भी क्या करेंगे। तो इसलिए आपके पास लॉयल लोग होने चाहिए जो आपके मुंह पे सच बोलते हैं कि सर आपकी जो ये पॉलिसी थी ये फेल हो गई है, एंड इसलिए आपको काम करना चाहिए, जनता का फायदा नहीं हो पा रहा। ओके, वन रीजन व्हाई आई फील कि पॉलिटिशियंस फेल हो जाते हैं, क्योंकि ना मतलब कि उन्होंने इलेक्ट कर लिया, उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर लिया, बट दे ऑलवेज वांट टू फील कि हमने जो लीडर को चूज किया है वो हमेशा हमारे आसपास रहे, यू नो, टू फील देयर प्रेजेंस अराउंड देम। तो जैसे कि मिस्टर मोदी है, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि हम सबके पास रहे, इट्स नॉट पॉसिबल ना, बट हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ही समवेयर नियर, लाइक जैसे मान लो कभी वो फॉरेन ट्रिप्स पे भी जा रहे हैं, सो इट्स नॉट लाइक कि वो कंप्लीटली वैनिश हो गए। ही इज ऑलवेज एड्रेसिंग एनआरआईज देयर, टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक इश्यूज। सो आई फील कि यू नो मतलब ही इज ट्राइंग यू नो टू व्हाट यू से अक्यूमुलेट बिट्स एंड पीसेस, और उस पे काम करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस वो बिट्स एंड पीसेस पे ध्यान नहीं देते एंड दे फेल। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो बाहर जाते हैं, आई थिंक वो उस लेवल का प्रमोशन नहीं कर रहे, या फिर दे आर नॉट प्लेइंग इट क्लेवरली। सो व्हाट डू यू थिंक? तो 2-3 चीजें हैं कि ये तो वाइडली एक्सेप्टेड ट्रुथ है कि जो मीडिया है इंडिया की वो थोड़ी सी ज्यादा पार्शल हो गई है अभी। ओके। कि एक साइड को ज्यादा फेवर कर रहे हैं और एक साइड को कम फेवर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि मोदी जी बाहर जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, या फिर कोई भी पॉलिटिशियन बाहर जा रहा है, आपको दिख रहा है वो टीवी पे कि वो मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मीडिया ने उनको दिखाया। और एक पॉलिटिशियन आपको नहीं दिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं मिला, मीडिया ने उनको नहीं दिखाया होगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्या पता वो मिला हो बट आपको दिखाया नहीं गया मीडिया के द्वारा, क्योंकि मीडिया आपकी आंखें हैं। अब आंखें अगर बंद कर लेंगे तो आपको नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, बट इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले ने कोशिश नहीं करी होगी। कई बार ऐसा होता है कि एक साइड कोशिश कर रहा होता है कुछ पब्लिक आउटरीच की, बट क्योंकि उनको मीडिया कवरेज नहीं मिल पाती इसलिए लोगों को लगता है कि ये तो शांत बैठा है। सो अनटिल अनलेस यू सी इट फॉर योरसेल्फ कि वो सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, या फिर आप उनके मुंह से नहीं सुन रहे हो कि मैं तो नहीं मिलूंगा उनसे जाके लोगों से, या फिर मैं लोगों से कम बातचीत करता हूँ, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि यू शुड फॉलो सारे लोग ऑन देयर पर्सनल अकाउंट्स। ओके। जैसे मैं अगर आज मैं ऑपोजिशन के लीडर मानूं तो मैं अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सबको पर्सनली फॉलो करता हूं टू नो देयर स्टोरी फर्स्ट हैंड, ताकि कोई और दूसरा उनको मैनिपुलेट करके नहीं मुझे बताए, मेरे को फर्स्ट हैंड स्टोरी सुनने को मिले कि वो क्या कहना चाह रहे हैं एंड मिस्टर मोदी क्या कहना चाह रहे हैं। ओके। सो दैट यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि दोनों में से कौन अच्छा है एंड यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। सो व्हाई डू मीडिया मैनिपुलेट? मीडिया मैनिपुलेट्स, देखो अगर आज के टाइम पे आप देखो कि मीडिया का जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे चलता है, तो आप कोई भी न्यूज चैनल चलाओ तो उसमें न्यूज आएगी अगर आधे घंटे तो 15 मिनट का ब्रेक भी चलेगा, और ब्रेक में आएंगे एडवर्टीजमेंट्स। तो एडवर्टीजमेंट्स के अंदर जो एडवर्टीजमेंट में जो कंपनी एडवर्टाइज कराती है उसके अंदर कई बार आपको गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स ही मिलेंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट के लिए अच्छा बोलोगे तभी तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी कि हमारा एडवर्टीजमेंट करो, वरना गवर्नमेंट के पास कमी थोड़ी चैनल्स की। तो कई बार मीडिया पार्शल हो जाती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कई बार मीडिया गवर्नमेंट के साथ भी पार्शल हो जाती है, एंड आई गेस ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ये और देश खत्म हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा तो, बट हाँ ये लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ ये पार्शलिटी है
ये दिमाग में होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड कि जो भी बोल रहे हैं ये सच नहीं है, यू कैन चेक इट फॉर योरसेल्फ टू ओके, कि सामने वाला सच बोल रहा है झूठ बोल रहा डू है। नॉट ब्लाइंडली फॉलो एग्जैक्टली न्यूज चैनल। एग्जैक्टली। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो पावर और मनी दो टर्म है, आर दे द सेम थिंग? इफ नॉट, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनका रोल क्या है पॉलिटिक्स में? Power and money are definitely not the same thing. You can get money if you have power. You can get power if you have money. दे आर डिपेंडेंट बट नॉट सेम। Yeah, they're dependent on each other but not same. But I'll say कि power is definitely has got a upper hand over money. क्योंकि अगर आप आज देखेंगे कि अंबानी अगर ऐसा हर घर में नाम है कि अंबानी सबसे अमीर बंदा है, ऑल्दो अभी अडानी बन गए थे थोड़ा टाइम के लिए, बट लेट्स से अंबानी इज द रिचेस्ट गाय, मुकेश अंबानी, एंड पीएम मोदी इज द मोस्ट पावरफुल गाय इन द कंट्री। अभी अंबानी को अगर 100 रोल्स रॉयस चाहिए तो अंबानी खुद के पैसे ले आएगा। पीएम मोदी को चाहिए तो पीएम मोदी जनता के पैसे ले आएंगे। अंबानी न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑर्डर नहीं कर सकता, पीएम मोदी कर सकते हैं। अंबानी पीएम मोदी को गिराने के लिए गिरा सकते हैं, ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल टैक्टिक्स कि आप कांग्रेस को फंडिंग स्टार्ट कर दो, आप पीएम मोदी के अगेंस्ट मुकदमे दायर कर दो एंड उनको फंडिंग करो, यू कैन डू ऑल दैट। बट पीएम मोदी को अंबानी अगेंस्ट करने के लिए सिर्फ ये चाहिए कि वो उनके अगेंस्ट लगा देंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, एंड अंबानी विल बी स्टेड इन जेल विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ हियरिंग, कोर्ट हियरिंग। ओके, इज दैट इजी? आई वोंट से इट इज इजी, और कोई नहीं करता, कोई भी सेन बंदा नहीं करता है, बट दैट इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, ओके। वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो। So, who is your favorite politician? Why? My favorite politician, I'd say it was Dr. Ambedkar. Although अभी वो बहुत ही पोलर बन गए हैं कि वो एक ही सेक्शन को हेल्प कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बट काफी चीजें तो उनकी काफी सही थी जो उन्होंने बोली। जैसे कि उन्होंने बोला कि हीरो वर्शिपिंग नहीं होनी चाहिए किसी पॉलिटिशियन की, किसी भी पॉलिटिशियन का वर्शिप मत करो, फॉर द सेम रीजन बीइंग कि पॉलिटिशियन आपके लिए काम नहीं कर रहा, खुद के लिए काम कर रहा है। ऐसे ही गांधी जी एक ऐसा फिगर है इंडियन पॉलिटिक्स में जो बिल्कुल ही अनटचेबल है, आप गांधी जी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। अंबेडकर ने उनके साथ एक पैक्ट किया था, पूना पैक्ट ऑफ 1932 इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द ईयर। तो पूना पैक्ट में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि हम SC ST के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे। अंबेडकर बोले कि हाँ मैं मान लूंगा, मैं इलेक्टोरेट्स लूंगा और मैं फिर फ्रीडम के लिए नहीं बोलूंगा। तो गांधी जी बैठ गए अनशन पे, एंड देन अंबेडकर एंड गांधी जी हैड अ क्लोज रूम मीटिंग जिसमें ये तय हुआ कि हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा एंड रिजर्वेशन मिल जाएगा। जब उस पैक्ट के बाद अंबेडकर से बातचीत हुई तो अंबेडकर ने बोला कि आई हैव सीन द रियल फैंक्स ऑफ मिस्टर गांधी। फैंक्स होते हैं सांप के दांत। सो सेइंग सच थिंग्स फॉर मिस्टर गांधी, फॉर द मोस्ट पावरफुल गाय इन द कंट्री दैट टाइम, टेक्स कट्स। एंड दैट टू जब वो उस सेक्शन को बिलोंग करते थे उस टाइम पे जिसको बहुत दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, और वो कहाँ से उठे कहाँ गए, एंड देन राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर ग्रेट कंट्री। So that obviously is something which is really fascinating for me. Okay, one weird question. Why was so Ansan, जो अनशन होता है, why was so cool that time? Actually हर कोई, हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं पॉपुलर हो गया, लोग मेरे अगेंस्ट, लोग मेरे साथ में आ गए, तो मैं बोलूंगा गवर्नमेंट से कि या तो आप ये मेरी बात मान जाओ या फिर मैं अनशन में बैठ जाऊंगा। अब अनशन में बैठने से क्या होता है कि अगर मैं गलती से मर गया तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट दंगे हो जाएंगे, और गवर्नमेंट नहीं चाहते कि दंगे हो, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, आपसे टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट को आपसे टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को आपसे पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा? बिजनेस से आएगा। अगर दंगे हो जाएंगे तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, टैक्स नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट बैठ जाएगी। और ऑब्वियसली पीस को कोई नहीं चाहता डिस्टर्ब करना, अनटिल अनलेस वो गवर्नमेंट को फायदा दे रहा हो, दैट इज अ सेपरेट सिनेरियो। तो ऐसे टाइम पे अनशन ही काम में आती है कि कोई बहुत ही इनक्रेडिबली पॉपुलर लीडर हो जिसके पास मैसिव पब्लिक सपोर्ट हो, वो ऐसे अनशन करने बैठ जाते हैं, जैसे कि अन्ना हजारे, the most popular one in 2011-12 I guess। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल। तो नॉर्मली गवर्नमेंट्स बोल देती हैं कि हाँ आप अनशन छोड़ो पहले, एंड अनशन छुड़वाने के लिए भी जो पानी वानी या नारियल का जूस पिलाते हैं वो भी एक बहुत ही ऐसा फेस्टिवल टाइप होता है कि हाँ देखो अनशन खत्म कर दिया हमने। ओके, सो व्हाट इज द करंट मॉडल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो एक्चुअली अभिजीत चावड़ा एक जियोपॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उन्होंने एक चीज काफी अच्छी बोली थी कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर आपको चेंज देखना है तो आप हर दिन मत देखो, हर साल भी मत देखो, आप देखो हर 10 साल के अंदर क्या चेंज आया। काफी स्लो होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिटिक्स के कंपैरिजन में।
तो अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखो तो लास्ट टाइम एक सिग्निफिकेंट चेंज आया था 1990s में, 1991 में, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था इनटू इंडिपेंडेंट नेशंस। उस टाइम पे क्या हुआ था कि दो फिलोसफीज थी वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में। ओके वेट, यूएसएसआर क्या है पहले वो बता। यूएसएसआर वाज अ कंट्री एक्चुअली, एंड इट वाज द बिगेस्ट कंट्री which had Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, ये सारी की सारी कंट्रीज एक ही थी पहले। ओके USSR, if I'm not wrong, the full form was Union of Soviet Socialist Republics। ओके ओके तो वो उस टाइम पे सोवियत यूनियन जिसको हम कहते थे वही था USSR। ओके तो सोवियत यूनियन जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो उस टाइम पे दो मॉडल्स जो थे, दो आइडियोलॉजीज थी, वो विनिंग आइडियोलॉजीज थी। एक थी कम्युनिज्म जो कि सोवियत यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा था, और एक थी डेमोक्रेसी या फिर एक कैपिटलिस्ट वे ऑफ वर्ल्ड जो कि अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ऑब्वियसली एक तलवार के अंदर, एक म्यान के अंदर दो तलवार नहीं रह सकती हैं। हाँ ऑफ कोर्स। तो सबको एक बिल्कुल पावर सेंटर बनना है, एक पावर सेंटर बनना है सबको, एक कि मेरे अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों में भी लड़ाई स्टार्ट हुई, पर लड़ाई इनकी हमेशा बिहाइंड द कर्टेन्स हुई। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यूएसए और यूएसआर कभी भी एक साथ लड़े हों, आज तक कभी नहीं हुआ। बट ये 40 साल तक पर्दे के पीछे लड़े, और इस पर्दे के पीछे की लड़ाई को ही कोल्ड वॉर कहते हैं हम। ओके एंड ये अपनी पीक पे थी 1970 से 1990s के बीच में, जब यूएसआर और सोवियत यूनियन और यूएसए बहुत ज्यादा अपने एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए थे। तो 1990s में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूएसए के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी कि हमने अपनी एनिमी कंट्री को हरा दिया। और हुआ भी ऐसे कि 1990s के बाद से यूएसए वाज द सोल पावर सेंटर इन द वर्ल्ड। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम यूनिपोलर वर्ल्ड के अंडर आ गए थे। यूनिपोलर मतलब कि एक ही पावर सेंटर होगा जो सब कुछ डिक्टेट करेगा। एंड इस यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर ही 2001 9/11 के अंदर बाद में सीरिया का इन्वेजन हुआ, इराक का इन्वेजन हुआ, अफगानिस्तान का इन्वेजन हुआ, एंड न्यूमरस कंट्रीज वर बॉम्ब्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि उनको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं था अमेरिका को। जो अमेरिका कर रहा था वो अपनी मर्जी से कर रहा था। तो जो आज का जो मॉडल है वो मैं कहूंगा कि अब थोड़ी सी चीजें चेंज हुई हैं। चाइना इज अ राइजिंग सुपर पावर, एंड I'd say USA is still the most powerful, the most influential country in the world, but China is coming behind it, and they're not very far, I'd say. Okay, you're saying this statement even after the COVID? Exactly. USA is still the most powerful country. No, I'm talking about China. मतलब कि कोविड के बाद चाइना के ऊपर काफी एलिगेशंस आए, एंड जैसे कि ट्रेड भी रुक रहा है चाइना के रिलेटेड। जैसे कि काफी सारी कंपनीज जो चाइना में इन्वेस्ट कर रही थी, दे आर कमिंग टू इंडिया। सो इज स्टिल चाइना द ग्रोइंग सुपर पावर? देखो, चाइना की अगर आप इकोनॉमी देखोगे ना, उसको इंडिया से कंपेयर करोगे, इंडिया की शायद अभी 3 ट्रिलियन से कम हो गई थी वापस से, और चाइना अभी अपन से कई ज्यादा बड़ा है। यूएसए 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $30 ट्रिलियन की। तो आप चाइना को ये कंपेयर नहीं कर सकते कि एक दो कंपनी अगर चाइना छोड़ के इंडिया आ गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा। आज भी इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर चाइना ही है, गलवान के बाद में। ओके। आज भी इंडिया चाइना को सबसे ज्यादा पैसे देता है चीजें इंपोर्ट करने के लिए। आज भी पूरे अफ्रीका में सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर आपका चाइना ही है। यूरोप में चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना ही करता है। तो ऑल्दो मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है, मोबाइल सेक्टर एक ऐसी चीज है जिसमें चाइना को इंडिया ने अच्छा कंपटीशन दिया है, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे अहेड फॉर इंडिया। सो मतलब व्हाट डू यू थिंक कि ये जो आत्मनिर्भर भारत आया है, इसको प्रमोट करने के लिए क्या मीडिया हमें बस ये सब चीज दिखा रही है, एंड नॉट शोइंग द ग्रेटर थिंग्स दैट चाइना इज डूइंग इन अफ्रीका, इंडिया, व्हाटएवर यू से? एग्जैक्टली यू आर नेवर शोन द बिगर पिक्चर। कोई नहीं चाहता कि उसके नीचे वाले लोग बहुत समझदार हो जाए, वरना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, एंड नोबडी लाइक्स क्वेश्चंस। ओके एंड यू सेड द वर्ड कैपिटलिस्ट, समथिंग लाइक दैट। हु आर कैपिटलिस्ट? कैपिटलिस्ट एक फॉर्म ऑफ मार्केट होता है। जैसे एक बाजार है समझो, उसके अंदर मैं अकेला दुकानदार हूँ, और मैंने बोला कि इस मार्केट में सिर्फ मेरा सामान चलेगा, एक ही टाइप का सामान चलेगा, खरीदो वरना मत खरीदो। और एक दूसरी जगह है कैपिटलिस्ट मार्केट, उसमें क्या है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, एंड तो लोगों के पास एक चॉइस होती है कि ये खरीदूं या फिर ये खरीदूं। कम्युनिज्म के अंदर क्या होता है कि हर चीज गवर्नमेंट ओन करती है। देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है मतलब आपका घर नहीं है, आपकी फैक्ट्री नहीं है, हर चीज गवर्नमेंट ओन करती है, आप गवर्नमेंट से लीज पे ले रहे हो हर चीज। तो एक चीज तो अच्छी है कि लोगों को लगता है कि जो
क्रोनिक कैपिटलिस्ट होते हैं, एक तरीके से एक नाम है क्रोनिक कैपिटलिज्म, कि जो अमीर अमीर लोग हैं वो जनता को कंट्रोल कर रहे हैं अपने पैसे से, वो नहीं होता। बट कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ही करप्ट हो जाती है, तो यू हैव नो चॉइस, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज कंट्रोल कर रही है आगे से पीछे तक, बी इट योर डाइपर्स टू बी योर वेपन्स। ओके। अमेरिका के अंदर हर चीज हर कोई बना रहा है, तो एवरीवन हैज अ चॉइस। अभी क्या हुआ कि अभी किसी चीज का टेस्ट अच्छा है पर उसका पैसा थोड़ा ज्यादा है, तो कोई दूसरी कंपनी वही टेस्ट लाई कम पैसे में, ओके। तो सामने वाली कंपनी को भी कम करना पड़ेगा प्राइस, कि सेम प्रोडक्ट आ गया मार्केट में। तो यूजर इसके अंदर जो कंज्यूमर है वो इसमें हमेशा एक अपर हैंड रखता है अपने हर किसी पे, कैपिटलिस्ट मार्केट में। तो वो एक तरीके से एक बेटर फॉर्म ऑफ मैं कहूंगा कि इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रादर देन कम्युनिस्ट इकोनॉमी। सो इट्स लाइक अ डीमार्ट स्टोर जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज है। एग्जैक्टली, बट ये भी वी कैन चूज कर। हाँ, बट डीमार्ट्स वाला सिस्टम भी इंडिया में 1991 के बाद में आया है। 1991 से पहले क्या होता था, सोशलिस्ट कंट्री थी अपन, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे एक चीज आई थी, लाइसेंस राज। लाइसेंस राज, तो ये लाइसेंस राज में क्या होता था कि कुछ भी आपको बनाना है तो गवर्नमेंट से पहले परमिशन लो, आपको फैक्ट्री डालनी है पहले गवर्नमेंट से परमिशन लो, कार बनानी गवर्नमेंट से परमिशन लो। और आपको पता है कि आज भी 2023 के अंदर भी कोई भी अपन को गवर्नमेंट फाइल निकलवानी हो, कुछ काम करवाना हो, कितना टाइम लग जाता है, कितना माथापच्ची क्यों करेगा कोई? पैसा है तो बाहर जाओ, बाहर काम करो, बाहर इतना झंझट ही नहीं है। 1991 में क्या हुआ, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तब इंडिया के अंदर भी जॉब क्राइसिस हो गया। ओके। बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संकट झेल रहा था इंडिया। उस टाइम पे हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। तो जब बजट आया, जो बजट आता है हमेशा अपने मार्च के बाद में, तो बजट के अंदर पीवी नरसिम्हा राव के सामने जब मनमोहन सिंह बजट लाए तो बोले कि मैंने आपको ये बजट लाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया है। ओके। देश में अभी दिक्कतें चल रही है तो अच्छा बजट लाओ, ऐसा बजट लाओ जिसको आप मतलब जो आपकी पर्सनालिटी को एक तरीके से जस्टिफाई कर सके। तब मनमोहन सिंह लाए ग्लोबलाइजेशन एंड देयर वर टू मोर थिंग्स। तो उससे क्या हुआ कि ऑल्दो इंडिया स्टिल अ सोशलिस्ट कंट्री, बट एक फ्री मार्केट इकोनॉमी, थोड़ा सा हमने अपने मार्केट्स को खोल दिया वर्ल्ड के लिए। तो उससे क्या हुआ कि ये सारी कंपनीज मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, केएफसी, ये उसके बाद आए हैं। ओके। उससे पहले इंडिया में बिजनेस करना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर फॉरेन कंट्रीज companies. Now it's comparatively easier. It is far easier than it was in 1990 or 90 before 1991. ओके, मुझे परफेक्ट। तो ये बताओ कि ये जो नेशनल पॉलिटिक्स की बात करी हमने, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करी, तो इनमें डिफरेंस क्या है और कौन सा बेटर है और क्यों है? बेटर तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ऑल्दो दोनों ही जरूरी है, बट मैं कहूंगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो काफी स्लो चलती है। नेशनल पॉलिटिक्स हर दिन चेंज होती है। अभी रिसेंट पॉलिटिकली मैं आपको एक एडवांसमेंट बताऊं तो शरद पवार से अजीत पवार अलग हो गए। देयर इज अ न्यू पॉलिटिकल एडवांसमेंट, ये दिन ब दिन चेंज होता रहता है। अब उनसे अलग होने के बाद वो उनसे रोज मिलने जा रहे हैं, तो क्या पता कि वो वापस से शरद पवार के पास आ जाए। तो यू हैव टू सी इट डेली। Who are they? They are Marathi politicians. Okay. So, and they control a large fraction of Marathi voters. Okay. And they can be a game changer in 2024 Lok Sabha elections. Okay. तो और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है, आप हर 10 साल में देखते हो, और बहुत ही सटल वे में की जाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सामने आपको ऐसे वर्ड्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे कि ये पागल है, ये ऐसा है, ये वैसा है। बहुत ही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में हर चीज को आंसर किया जाता है, बहुत ही सटल वे में, जैसे आपको लगे कि यार इसने तो कोई बोला भी नहीं पर कुछ बोल भी दिया है। Okay. जैसे कि अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ही इज रियली ग्रेट मैन। तो उनसे एक बार पूछा गया अभी रिसेंटली कि पाकिस्तान के बारे में आपके क्या व्यूज हैं, या फिर बिलावल भुट्टो के बारे में जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर है उनके बारे में आपका क्या व्यूज हैं। तो उन्होंने बोला कि perpetrators of terrorism cannot dictate the terms on which we sit on the table. अभी ये this is far better than what the Indian politicians say to each other in national politics. But obviously दोनों जरूरी है, क्योंकि international politics can get you resources from abroad and can better your relations with the neighboring countries, with the countries abroad. But national politics भी जरूरी क्योंकि you need leaders in Delhi to decide for you कि क्या सही है क्या गलत है। So, जैसे कि जो इंडियन पॉलिटिशियंस होते हैं, देयर इज अ पॉम्प एंड शो, मतलब कि उनका एक अलग ही रुतबा होता है।
यू नो कि चाचा विधायक है, यू नो। तो ऐसा फॉरेन में भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। फॉर इंस्टेंस हिलेरी क्लिंटन एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिशियन है। बिल क्लिंटन एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएसए के, उनकी वाइफ है वो। और डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट हिलेरी क्लिंटन लड़ी थी इन 2016 और 15, 16 आई गेस, हाँ या 16 में लड़ी थी वो। हिलेरी क्लिंटन के 56 दोस्तों ने सुसाइड किया है। 56? क्यों? ना ये तो सुसाइड उन्होंने मतलब रिपोर्ट्स में आया कि सुसाइड था, पर 56 लोग सुसाइड कर ले किसी एक इंसान के दोस्त। सो ऑब्वियसली यू नो दे शुड बी क्वेश्चंस रेज्ड अबाउट इट। और बात करूं अभी यूएसए की ही, तो यूएसए में भी रिसेंटली व्हाइट हाउस जहां पे उनके प्रेसिडेंट बैठते हैं, जो बाइडेन, व्हाइट हाउस में कोकेन मिला है। कौन कर रहा था? ऑब्वियसली बाइडेन की फैमिली कर रही थी, बट नोबडी वुड कैच देम because Nobody would question. Nobody would question them. Nobody would even dare to question them because they are the president's relatives. अच्छा, तो वहां की मीडिया भी बायस्ड होती है क्या? हाँ, मीडिया बायस आपको हर जगह मिलेगी। अब एक्चुअली दिक्कत क्या है ना कि अभी अपन लोगों को चाहिए होता है कि हर चीज व्हाइट एंड ब्लैक हो, या तो सही या गलत है, बट सही और गलत मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। एवरीथिंग इज ग्रे। एवरीथिंग इज ग्रे। द वर्ल्ड इज ग्रे। ओके, सो बहुत सारी नॉलेज आ गई। ओके, टू एंड दिस लास्ट क्वेश्चन कि इज जनता द रियल बॉस? जनता, आई वुडंट से दैट कि जनता इज द रियल बॉस। I'd say कि अगर जनता में थोड़ी सी अक्ल आ जाए तो जनता इज द रियल बॉस। इफ जनता स्टार्ट्स आस्किंग द रेलेवेंट क्वेश्चंस, आई एम नॉट सेइंग जनता स्टार्ट्स आस्किंग द क्वेश्चंस, आई एम सेइंग जनता आस्क्स द रेलेवेंट क्वेश्चंस, ओनली देन जनता इज द बॉस। अगर कल को मोदी जी मुझे से वोट मांगने आए, अशोक गहलोत, क्योंकि हम राजस्थान में रह रहे हैं तो आपकी अशोक गहलोत हमसे वोट मांगने आए, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने उस कम्युनिटी के लिए तो ये कर दिया, मेरे लिए तो ये नहीं किया। मैं ये उनसे पूछूंगा कि आपने ये वादा किया था, मैं उनका मैनिफेस्टो लेके बैठूंगा कि आपने ये वादा किया था, ये तो नहीं किया, ये वादा किया था, ये तो नहीं किया। दैट वुड बी रेलेवेंट क्वेश्चन, नॉट कि आपने उस कम्युनिटी के लिए ये किया, मेरे लिए क्यों नहीं किया। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे कहाँ? जैसे हम बैठ के बातें कर रहे हैं तो हम तो कर लेते हैं, जैसे चाय की दुकान पे लोग बैठ के बातें कर लेते हैं कि उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पर ये क्वेश्चंस एक्चुअली करे किससे? क्योंकि अब अशोक गहलोत तो हमारे पास आएंगे नहीं। ये एक्चुअली एक तरीके से ये वापस से मैं कहूंगा कि सोसाइटी मैच्योर नहीं हुई है। अभी भी हमारे पॉलिटिशियंस को लगता है कि वो मतलब बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए वो, और जरूरी भी है क्योंकि हमारे कंट्री में थोड़ा सा अपना सिक्योरिटी इश्यूज भी चलते रहते हैं कि उस पर कोई किसी ने इंक विंक फेंक दी, जूता उता मार दिया। थोड़ा सिक्योरिटी इशू भी रहता है, इसलिए वो लोगों के बीच में नहीं आते इतना। बाहर क्या होता है कि इफ अ पर्सन वांट्स टू गेट इलेक्टेड तो वो लाइव टीवी डिबेट्स में आते हैं। ओके, अभी यू रेयरली सी इंडियन सिटिंग मिनिस्टर्स और सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर coming into a live debate with the opposition politicians. Okay. बट ये बाहर बहुत ही कॉमन चीज है कि जो पावर में है लोग, जो पावर में नहीं है उनके साथ डिबेट कर रहे हैं, सो दैट जो पावर में नहीं है वो क्वेश्चन करेंगे आपके जनता के क्वेश्चंस जो पावर में है उनसे। ओके, और ऐसा इंडिया में है ही नहीं? ऐसा इंडिया में बहुत कम है या नहीं है एक्चुअली। वाह, दैट वुड बी ग्रेट। मतलब कि इमेजिन टू पॉलिटिशियंस सिटिंग एंड डूइंग अ पॉडकास्ट टुगेदर। Exactly. Won't that be great यार? मतलब कि if you started you can be on the either side. Yes. Okay, I think we should end it here. The pleasure was all mine. Thank you so much. बहुत सारी information, I need to digest that. So ये था आज का पॉडकास्ट। काफी चीजें सीखने को मिली ना। अब आप जानते हो ना पॉलिटिक्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है। हम ऐसे ही और बेहतरीन पॉडकास्ट लाते रहेंगे इस चैनल पर। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट टू एवरीवन जिन्हें पॉलिटिक्स की बिल्कुल खबर नहीं है और जो पॉलिटिक्स में बहुत रुचि लेते हैं। फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई, फॉलो अस ऑन गूगल पॉडकास्ट, एंड टिल देन सी यू सून, लव।